नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें, मगर पहले नजर बढ़ती कीमतों के दबाव और महंगाई को काबू में रखने के प्रयासों की, जिसके लिए रिजर्व बैंक सभी जरूरी कदम उठाएगी। रिजर्व बैंक का फोकस इसी पर है ताकि इनके असर को कम किया जा सके। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स में इसकी फिर से तस्दीक हुई है। आरबीआई एमपीसी के मिनट्स में और क्या कुछ कहा गया है, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, एमपीसी मिनट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बोला है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें ऑप्टिमिज्म भी है और कॉन्फिडेंस भी। जो अभी पॉलिसी एक्शन लिया गया है उससे जो ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस है उसको बल मिलेगा। इसके अलावा जयंत आर वर्मा, जो कि शुरू से मुखर क्रिटिक्स रहे हैं अगर बोले एमपीसी के जो एक्शंस के, वहाँ पर वो बोलते हैं कि जो पॉलिसी रेट है वो 6% होना चाहिए और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को थोड़ा पॉज लेना चाहिए। पॉज इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि जो पॉलिसी एक्शंस होते हैं उसका जो इफेक्ट आता है वो लैग के साथ आता है और इस बीच में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको ये स्टडी करना चाहिए कि उसके जो एक्शंस हो रहे हैं उससे एक्चुअली कोई असर पड़ भी रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन डिसेंटर आशिमा गोयल, तो उन्होंने यहाँ पे 35 बेसिस पॉइंट के हाइक की वकालत की थी। हालांकि पॉलिसी जो एमपीसी ने जो 5-1 से डिसाइड किया कि 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हाइक हुआ है, यहाँ पे इनका कहना है कि अगर रेपो रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वैसी ही स्थिति हो सकती है जैसे कि 2011, 2014 और 2018 में हुई थी। इसीलिए काफ़ी केयरफुली अभी एक्शंस लेने चाहिए। अगर हम आरबीआई डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर फ्रंट लोडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की वकालत की है और इससे उनका मानना है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है उनको एंकर्ड रखा जा सकता है, जो कि आपने देखा होगा पिछले महीने 7.4% तक बढ़ के आया था। राजीव रंजन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा है कि अगर हम आरबीआई की मॉडल प्रोजेक्शन की बात करें तो 2023-24 में जो एवरेज इन्फ्लेशन निकल के आता है वो 5.2% रहेगा। शुक्रिया अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इस बीच ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप की ओर से फंड दिए जाने की वजह से 10 बीकेसी लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी अनुराग जोशी इस पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताएं किस तरह से ये सारी व्यवस्था की गई है। अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स की रियल एस्टेट कंपनी अदानी गुड होम्स ने एक वित्तीय कठिनाई में फंसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को फंडिंग के द्वारा डूबने से बचा लिया है। अदानी गुड होम्स ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 10 बीकेसी नामक एक लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लगभग 400 करोड़ रुपए का इंटरिम फाइनेंस दिया है। इस फंडिंग से इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम तो फिर से शुरू हो गया है, साथ में 10 बीकेसी ने फ्लैट के खरीदार महाडा और अन्य कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की रकम भी का भुगतान भी करना शुरू कर दिया है। 10 बीकेसी को डीबी रियल्टी ने रेडियस एस्टेट्स के साथ 2016 में प्रमोट किया था। अदानी गुड होम्स रेडियस के लिए एनसीएलटी में सोल बिडर है। 3 सालों तक इस प्रोजेक्ट का काम रेडियस के प्रमोटर्स के फाइनेंशियल प्रॉब्लम और उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की वजह से रुका पड़ा था। हम आपको ये बता दें कि अदानी का बिड और रेडियस को खरीदने का बिड और साथ में इंटरनेट फाइनेंसिंग का प्लान रेडियस के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने दिसंबर पिछले साल अप्रूव किया था। बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इधर ओएनजीसी को ग्लोबल टेंडर के जरिए 4 स्टील आइटम खरीदने के लिए एक बार फिर छूट मिल गई है, लेकिन सरकार ने आगे की जरूरत पीएलआई स्कीम के तहत स्टील बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के जरिए पूरा करने को कहा है। इस पर डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, इस मामले में पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टील प्रोडक्ट्स हैं जिसकी खरीद के लिए ओएनजीसी को राहत दी गई है। दरअसल ओएनजीसी को 4 तरह के स्पेसिफिक स्टील प्रोडक्ट्स हैं, उसकी खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर इनवाइट करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है, क्योंकि इन
प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है देश के अंदर नहीं हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि एक स्टील सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है, जिसका काम ये है कि जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड स्टील है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, खासकर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। स्टैंडिंग कमेटी ने ओएनजीसी के इस रिक्वायरमेंट पर विचार किया, इस बात की जांच की कि इस तरह के स्पेशल कैटेगरी के जो स्टील प्रोडक्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है। एमएसएल और जेएसएल जैसी जो कंपनियां हैं उसने स्टैंडिंग कमेटी को इस बात की जानकारी दी कि कुछ जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो देश के अंदर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने ये इजाज़त ओएनजीसी को दे दी है। हालांकि जो करंट टेंडर है वित्त वर्ष 2023 के लिए, उसी के तहत ये वन टाइम ग्रांट जो है वो ओएनजीसी को दे दी गई है। हालांकि ओएनजीसी को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि उसे कम से कम 20% डेवलपमेंट ऑर्डर जो है वो डोमेस्टिक सप्लायर को देना ज़रूरी होगा। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्टील सेक्रेटरी ने ओएनजीसी को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि वो ऐसी रणनीति तैयार करे कि उसकी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है इस तरह के स्पेसिफिक स्टील प्रोडक्ट्स की, उसकी वो जो ज़रूरतें हैं वो पीएलआई स्कीम के तहत जिन स्टील्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसे पूरी कर ले। ये डायरेक्शन इसलिए दिया गया है ताकि स्टील सेक्टर में देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंबई में अब 4 व्हीलर में सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा, चाहे वो आगे की सीट पर हों या पीछे की सीट पर बैठे हों। सभी को सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। सीट बेल्ट न लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लिया गया है। यह नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में इसकी जानकारी दी गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी नजर आई। निफ्टी 171 अंक चढ़कर 17,186 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 685 और निफ्टी बैंक में 682 अंक की तेजी नजर आई। लेकिन अगर हफ्ते भर की बात करें तो निफ्टी में 0.7% की गिरावट रही। हफ्ते के 5 कारोबारी दिनों में 3 दिन निफ्टी गिरकर बंद हुए। आज दिन भर और हफ्ते भर बाजार में कैसी हलचल रहेगी और अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या संकेत हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं। देखिए, आज बाजार में जो आपको गैप अप मिला था उससे बाजार में हालांकि ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा चेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। आपने सस्टेन किया उन गेन्स को। हालांकि लास्ट आवर में आपको थोड़े बहुत गेन्स ऊपरी लेवल से रोड होते हुए देखे, लेकिन सेंटिमेंट बुलिश दिख रहा है, अंडरटोन स्ट्रॉन्ग दिख रही है ऑन द फ्रंट ऑफ ग्लोबल क्यूज। विक्स कूल ऑफ हुई है तो ट्रेडर्स यहाँ से बुलिश बेट ज्यादा ले रहे हैं, जो विक्स इंडिकेट कर रहा है। जो 2 सेक्टर्स जिन्होंने आज लीडरशिप ली वो क्लियरली पहला आईटी था पोस्ट द इन्फोसिस नंबर्स, और दूसरा जो सेक्टर था वो था बैंक्स एंड फाइनेंस। क्लियरली अब बड़े नंबर्स आने शुरू होने, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स वीकेंड पर आने हैं, तो वहां से आपको बड़े अपडेट्स हैं। और जिन बैंक्स के Q2 अपडेट अच्छा है जैसे फेडरल बैंक, और उसके बाद नंबर्स भी अच्छा है, वह उसके चलते आपने पूरे मिड टियर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग देखा, बड़े बैंक्स को, लार्ज कैप बैंक्स को, एचडीएफसी बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग बैंक्स को, तो हेवी वेट बैंक्स को आज स्ट्रॉन्ग देखा। तो लीडरशिप क्लियरली आपको आईटी और बैंक्स और फाइनेंस काउंटर्स में देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते में हमने जो निफ्टी पर जो ट्रेड देखा, कुल मिलाकर वो लगभग वॉलेटाइल वीक रहा। आपने दोनों साइड के मूव्स देखे, इनफैक्ट आज रिकवरी देखी। 5 में से 3 सेशन तो निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन अब फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो निफ्टी पूरे हफ्ते के अगर गेन्स को देखें तो लगभग 0.7% नीचे की तरफ देखा। और ये आप कमजोरी वाले सेक्टर्स भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वीक की कमजोरी देखने को मिली वो आपको रियलिटी, मेटल, एनर्जी, मीडिया, इन स्पेसेस में देखने को मिली। आईटी ने बहुत अच्छा टर्न अराउंड आज के दिन दिया। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ने एडवांस किया 3 हफ्ते में, 3 वीक्स इन अ रो। आप जो 3 हफ्ते से कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, क्योंकि वहां सेलिंग पिछले 3 हफ्ते पहले ही देख रहे हैं कि वहां रुक गई थी, अब नंबर्स का इंतजार था। हालांकि टीसीएस के जब नंबर्स के साथ शुरुआत हुई तो वो बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। इन्फोसिस ने बायबैक का प्रोग्राम अनाउंस किया, वो एक्साइट नहीं हुआ। लेकिन जब इन्फोसिस के नंबर आए तो वहां से आपने देखें कि ट्रेड्स रिवर्स हुए हैं और आज के टॉप गेनर में आपका काउंटर इन्फोसिस शामिल है, आईटी पैक शामिल है। दूसरे जो गेन्स थे वो क्योंकि आज इस वीक में फार्मा स्पेस के लिए डिविस लैब जैसे काउंटर से एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जब वहां के Q2 की म्यूटेड परफॉर्मेंस रहने के एंटिसिपेशन में शिपमेंट्स क्योंकि इतनी नहीं रही, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हिट हो सकता है, इस एंटिसिपेशन में फार्मा स्पेस पर हालांकि डिफेंसिव बेट होने के बावजूद भी क्लोजिंग शॉर्ट बेट्स बनी थी, लेकिन वहां पर भी आज आपको रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में अगर सिर्फ आज गेन्स को नलिफाई करना हो तो उसके बाद आपने लगभग 1.5% की डिक्लाइन आपने फार्मा स्पेस पे देखी। और सबसे कमजोर सेक्टर
सेक्टर जो इस स्पेस में दिखा, इस सेक्टर दिखा पूरे हफ्ते में, वो था रियल एस्टेट स्पेस, जहां पर लगभग आप 4% का गेन भी देख रहे हैं, नुकसान भी देख रहे हैं इंडेक्स पर। जो सबसे ज्यादा गिरने वाले इस हफ्ते में इन्होंने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया, उसमें आईटी काउंटर में विप्रो, पोस्ट द नंबर्स शार्प रिएक्शन था, 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एसबीआई लाइफ ने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और साथ ही आपको एनर्जी पैक में आज फिर से शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, वहां पर नेगेटिव रिटर्न आए। क्रूड से डायरेक्टली वॉलेटाइल रहते हैं और एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स ने आपको लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और ओएनजीसी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उन पर एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। वरुण बेवरेजेस बहुत ही फंड हाउसेस के रडार पे रहता है स्टॉक, पेप्सिको की गाइडेंस आई उसके बाद भी आपने देखा कि यहाँ 10% का एक नेगेटिव रिटर्न हमने इस स्टॉक पर देखा, और कुछ स्टॉक जो बहुत अच्छी मूव दिखा चुके हैं वहां प्रॉफिट बुकिंग दिखी, जैसे कि इंडियन होटल्स या फिर एस्कॉट्स कुबोटा। सो ये एक वीकली रैप था। अब जो एक्सपर्ट्स बेट्स ले रहे हैं यहाँ से, वो बुलिश बेट्स बात कर रहे हैं। 17,300 17,400 की तेजी आप सोमवार को बात की जा रही है, अगर ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव रहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। और अब बात दूसरी तिमाही के नतीजों की। दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो के नतीजे आ गए हैं। मुनाफा 1173 करोड़ से बढ़कर 1530 करोड़ हो गया है। वहीं आय की बात करें तो 8005 करोड़ से 10,203 करोड़ हो गया है। बजाज ऑटो का जो रेवेन्यू का नंबर है एक सॉलिड 27.5% हायर आया है। सिक्वेंशियल बेसिस पे अब वो 10,200 करोड़ से जस्ट ऊपर आया है, और इसके पहले वाले क्वार्टर में अराउंड 8,000 करोड़ के जस्ट ऊपर था। अब जब इबिटा को देखें, वो एक की नंबर है। इबिटा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो नंबर अराउंड 1,760 करोड़ पे आया है। 35.5% ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब Q1 में वो नंबर अराउंड 1,300 करोड़ के आसपास था, और वो नंबर स्लाइटली बेटर आया है हमारे एस्टिमेट से, पर लार्जली अदरवाइज दोनों रेवेन्यू और इबिटा दोनों इन लाइन आए हैं विद आवर एक्सपेक्टेशंस। जो हम इबिटा मार्जिन देखते हैं, वो इबिटा मार्जिन 17.2% पे आया है, काफ़ी अच्छा मार्जिन ग्रोथ ये टाइम, 1% अप सिक्वेंशियली। तो ये मार्जिन ग्रोथ की वजह से पैट भी एक अच्छा बाउंस दिखाया है। पैट अब 30.5% ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अब वो पैट का नंबर अराउंड 1,530 करोड़ पे आया है, जो कि पहले 1,173 करोड़ पे था। ये ऑफकोर्स एक्सपोर्ट्स ये टाइम थोड़े सॉफ्ट रहे हैं एक्सपोर्ट्स बजाज ऑटो के, बट डिस्पाइट दैट नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रहेंगे नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ विन्नी मोतीवाला हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। विन्नी, पूरी जानकारी दें। एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उनकी Q2 ऑपरेशनल अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करें कि उनकी जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा होगी, और 35% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, और ये हम कंपेयर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा जो मुनाफा है वो एक्सपेक्टेड है कि डबल हो जाएगा मुनाफा ये टाइम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और मुनाफा एक्सपेक्टेड है अराउंड 945 करोड़। मार्जिन, इबिटा मार्जिन की परफॉर्मेंस में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, अराउंड 100 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड है यहाँ पे लगभग, और 9.5% पे एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन। ओवरऑल जो Q2 ऑपरेशनल अपडेट आई थी वहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया है कि कंपनी की जो 8 न्यू स्टोर्स हुई है वो, और ओवरऑल उनकी काफ़ी अच्छी स्टोर एडिशन हो रहे हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, तो ये एक चीज़ है जो सपोर्ट करे उनके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को। उसके अलावा जो सेल्स में इम्प्रूव हो रही है, जनरल मर्चेंडाइज की सेल्स इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से भी रेवेन्यू काफ़ी अच्छी हो रही है, और मार्जिन्स को भी ये सपोर्ट करिए। इसीलिए ऑल इन ऑल ये टाइम एक्सपेक्टेड जो अर्निंग्स है वो तो अच्छे हैं, और कमेंट्री जो आई थी ऑपरेशनल अपडेट में वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है कमेंट्री आते हुए भी। तो SSSG ग्रोथ एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे। उसके अलावा कंपनी की कोई डिमांड ट्रेंड पॉसिबिलिटी क्या है आगे जाते हुए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। तो शुक्रिया विनय आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर भारत 2030 तक अपनी ऑयल डिमांड का 25% हिस्सा देश में ही प्रोड्यूस करने में कामयाब होगा, ये भरोसा जताया है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। सरकार इस टारगेट को पाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे उपायों पर खासा जोर दे रही है। साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगले 9 साल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। इस सेक्टर में फोरकास्टिंग करते हैं, उन सबका कहना है ये है कि अगले 20 साल में जो डिमांड में ग्रोथ होगी
वो 25% जो है वो भारत से आएगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी निर्णय लिए हैं अपना एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर खोलने का, हमने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो हमारा नो गो एरिया है उसको ओपन कर दिया है। हमने नेशनल डेटा रिपोजिटरी में डेटा फ्रीली अवेलेबल कर दी है, और जो अभी हमारे राउंड्स बिडिंग में गए हैं हम एक और इनोवेटिव स्ट्रक्चर में गए हैं। हम अपने जो हमारे सोर्सेज हैं जहां से हम एनर्जी को सोर्स करते हैं वो भी डाइवर्सिफाई किए हैं हमने, और भी करेंगे आने वाले समय में। तो हमारे यहाँ पिछले 2 साल में ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी अफोर्डेबिलिटी में कोई इश्यूज राइज हुए हैं। बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सिंगल फेज वोटिंग के तहत 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October. That is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है, और आज ये खुशनसीबी सेना के किसी जवान को नहीं बल्कि सेना के असॉल्ट डॉग जूम को मिली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जख्मी सेना के असॉल्ट डॉग जूम ने बीते दिन आखिरी सांस ली। 2 गोलियां लगने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकियों से टक्कर लेने वाले जूम के निधन के बाद सेना में भी गम का माहौल है। आज जूम का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, और इस दौरान सेना की ओर से जूम को सलामी दी गई। बता दें कि 9 से 10 अक्टूबर को सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका जूम एक अहम हिस्सा था। इसके बाद मुठभेड़ के दौरान जूम को 2 गोलियां लगी, और आखिरकार बीते दिन गुरुवार को जूम ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बढ़ते आगे, कर्नाटक देश में निवेश के मामले में सबसे पसंदीदा राज्य है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में कर्नाटक पूरे देश में सबसे आगे रहा है। कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 एक बार फिर दुनिया के दिग्गज बिजनेस और देश के नीति निर्माताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने जा रहा है। राज्य ने इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन टैलेंट पूल के कॉम्बिनेशन से राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इकोसिस्टम तैयार किया है। आइए जानते हैं अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में और क्या कुछ होने वाला है। Karnataka has undergone incremental growth and development in recent times, especially in gender diversity, financial inclusion, education, skills, technology and manufacturing. As the Karnataka government is back with its flagship Global Investors Meet 2022, focusing on building the Investors Meet as an opportunity for industries to come together to rise to their potential to build for the world through innovation, sustainability, equity and resilience. The 3-day global event will be an opening door to various opportunities for investors in the industry of aerospace and defense, MSMEs, large and medium-scale industries, and more importantly, startups that will be paving the road for future leadership. Being the biotech capital of India, Karnataka is a leading contributor to the success of pharma, biotech and medical devices in the country, whereas the state has over 65% of its total geographical area under agriculture cultivation. Karnataka is excellent in supporting infrastructure and skilled workforce. It also provides around 380 acres land and food parks across the state. Karnataka is also committed to provide clean energy in mobility with efforts in controlling climate change effects, work towards green energy transition that reinvents the energy ecosystem, which is the need of the hour.
The four pillars are a flag bearer of industrial development in the state as they create balance for increasing revenue opportunities for the enterprises of different sectors. भारत की इस ताकत की तस्दीक की आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी भारत में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ताकत को दोहराया है। आखिर क्या है इस भरोसे की वजह जो आईएमएफ जैसा संस्थान भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर है। विदेशों में स्वदेश की इस दम से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अपनी ताकत को और दमदार बनाने के लिए भारत को और किन किन सेक्टर्स और रिफॉर्म्स पर काम करना है, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वो आवाज़ें जो उभरते हुए नए भारत के दबदबे का ऐलान कर रही हैं। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. Among them, the remarkable success in digitalization in India, from digital ID to providing all services and support on the basis of access, digital access. This has been indeed a huge factor for India's success. And the country is now stepping into taking the lead on G20 from that position of strength, which makes me strongly believe that we would see India leaving a mark on the world for years to come. India's rise in the world rankings. India will cross UK, to my mind, next year. If not within this year, India will cross Germany as the third largest economy in the next 3 or 4 years and become the third largest economy for the foreseeable future that we can see and project at least long after our lifetime. That, to my mind, is a remarkable turnaround for a nation which is now receiving tremendous amount of foreign direct investment, is becoming a nation which is thriving on research and innovation and trying to now create its own use cases. Our economy's doing well business is largely because the confidence in what has happened in the last 2 years, palpably felt by people who so deserve it, are standing out. And that is why I would think that the economy's revival is on a sustained path. Because of the global recession, if my demand is going to fall externally and my exports are going to suffer, and because of a strong dollar, my Indian rupee would suffer, all this taken on board, there's a sense of confidence in India that we will go through this and we'll be able to still perform. तो सुना आपने, न सिर्फ देश के बड़े नेता और लीडर्स और इंडस्ट्री के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो ही नहीं, बल्कि आईएमएफ जैसी बड़ी संस्था भी अब भारत की तारीफ़ें कर रही हैं, भारत के जो उनके अचीवमेंट हैं उनके गुणगान कर रहे हैं। आपको बताते हैं कुछ ऐसे बातें जो भारत ने अचीव की हैं पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना भरोसा अब बढ़ा है, न सिर्फ भारत के लीडर्स का बल्कि दुनिया भर के लोगों का। ग्रोथ में किस किस ने साथ दिया है? मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने अभी कीर्तिमान बनाया है। अभी पिछले कुछ समय में जो रिकॉर्ड हाई लेवल पर मोबाइल एक्सपोर्ट अब भारत में हो रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर में जो आंकड़ा आया हमारे सामने वो करीब $1 बिलियन का था मोबाइल एक्सपोर्ट का। तो यानी कि ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की दुनिया में भारत अपनी पहचान बना ही चुका है। दुनिया के कई बड़े स्टार्टअप और सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं और यूनिकॉर्न्स हैं वो भारत से ही निकल कर आ रहे हैं। हमने देखा 2021 में जो है यूनिकॉर्न की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी हमारे देश में। भारत में आईफोन का प्रोडक्शन हो रहा है बड़े पैमाने पर। एप्पल जैसी कंपनियां वो चीन को छोड़कर अब भारत की तरफ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं। भारत में पहले से भी एप्पल के प्रोडक्ट बन ही रहे हैं। चाइना की जगह भारत पर फोकस करने की बात की जा रही है और जो बड़ी कंपनियां हैं दुनिया भर की वो भारत पर भरोसा दिखा रही हैं। ऑटो सेक्टर में हमने देखा
ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय में जितनी भी देश की ऑटो कंपनियां हैं उन्होंने नए नए मॉडल्स लॉन्च किए और उन सब की बुकिंग तुरंत हो गई। आप नज़र डालिए त्योहारी सीज़न में क्या हो रहा है। 2 साल के बाद लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं और अब डिमांड जो है वो 92% तक यहाँ पर हमने देखा कि बुकिंग्स हो रही हैं, डिमांड बढ़ रही है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो वो भी है और धीरे धीरे ये जो पायदान है वो भारत चढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ ही दिया है। ये सारे बड़े मुद्दे हैं, ये सारे जो हैं इश्यूज़ हैं जिनके कारण भारत आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या भारत के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगी, कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिनसे भारत को मदद मिलेगी। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जाने माने मैक्रो एंड इन्वेस्टर और एडवाइज़र मनीष डांगी जी और साथ ही साथ बंधन बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सिद्धार्थ सान्याल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे जो ईटी नाउ स्वदेश पर जो दर्शक हैं वो बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन है, नई जनरेशन भी है। उन्हें कई बार होता है, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें समझाएं, बताएं। ये जिस तरक्की की हम बात कर रहे हैं, भारत जो ग्रोथ दिखा रहा है पिछले कुछ समय से, आपके लिहाज से कौन कौन से वो बड़े फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है भारत की इकोनॉमी को, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारी पोजीशन हो, कौन से वो फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से भारत ये ग्रोथ कर पाया है? हेलो, गुड इवनिंग। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो हर बंदा जो है वो अमेरिका में रहे, यूके में रहे या हिंदुस्तान में, तो हम सब समान हैं। तो हम काफ़ी 100, 200, 250 सालों में हम काफ़ी पीछे छूट गए थे, हम चाइनीज और बहुत सारे एशियन इकोनॉमीज। तो ये कैचअप हो रहा है और हमारा जो सेटअप है वो बड़ा ही एक एनेबलिंग सेटअप है जहाँ पे वेस्टर्न एनलाइटनमेंट इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेसी है, लिबरल सेटअप है, रूल ऑफ लॉ है, सिटीजन्स को प्रॉपर राइट्स हैं और अपने खुद के कल्चरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सेक्रेड ज्योग्राफी, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। तो ये सब इकट्ठा करके एक पीसफुल सोसाइटी हमारी है जिसमें एक रीजनेबल पॉलिटिकल ओवरले है डेमोक्रेसी का। तो इस सेटअप में क्योंकि एक वाइब्रेंट बोथ डेमोक्रेसी और इकोनॉमी दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आज नहीं कल हम हमारी शेयर पॉपुलेशन की साइज की वजह से कुछ दशकों के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में और रादर 25-30 सालों में अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखें तो हम ग्रो इसलिए हो रहे हैं तेजी से क्योंकि जो पुराना लाइसेंस राज अब नहीं है, काफी यहाँ पे कंपेरेटिव लैंडस्केप है, प्राइवेट सेक्टर बहुत जो हमारी ट्रेडिशन है, एंटरप्रेन्योर ट्रेडिशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अरसों से है। तो इस माहौल में जब हमने लिबरलाइजेशन किया और कंपेरेटिव लैंडस्केप को ओपन किया, बाहरी कंपनियों को अंदर आने की सुविधा दी और अंदर की कंपनियों को बाहर कम्पीट करने की सुविधा दी, ऐसे माहौल में क्योंकि हमारा डेट बहुत कम है, हमारी पॉपुलेशन काफी अभी यंग है और अभी बढ़ रही है, लेबर जो फोर्स है जो चाइना में, यूरोप में वो हर साल कम हो रही है, वो हमारी अभी बढ़ रही है। तो इस पूरे सेटअप को जब मैं देखता हूँ तो अगर हिंदुस्तान के बारे में कोई यूनिकली नहीं बताया और ये सारी चीजें अगर किसी इन्वेस्टर या किसी एक आम आदमी के सामने लिस्ट करें और कंपेयर करें दुनिया के दूसरे देशों में, तो आप इंडिया पे बहुत बुलिश हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हर चीज का साइकिल होता है, कुछ समय अच्छा निकलता है, हमारी खुद की वीकनेसेस भी हैं जिसके बारे में हम शायद इस शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो कैनवस अगर मैं आपके सामने जो रखा हूँ, वो बड़ा ही वाइब्रेंट, पॉजिटिव और बबली कैनवस है। एक आम दर्शक अगर हिंदुस्तान के अगले 25-30 साल के लिए वो सोचना चाहता है तो मेरे ख्याल से एक काफी अच्छा समय इस देश की जनता के लिए और हमारे इकोनॉमी के लिए निकलेगा। बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है वो, हम देख रहे हैं अलग अलग फ्रंट्स पर जो डेटा हमारे सामने आता है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम लोगों को ये समझाएं, बताएं कि भारत कैसे एक प्रॉमिसिंग जगह है। मनीष जी, आप ट्रैवल बहुत करते हैं, मैं जानता हूँ आप न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, कंपनियों से मिलते हैं। जब वो भारत की तरफ देखते हैं तो उनके लिए एक या दो बड़ी बातें उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आती हैं? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए यहाँ पर मान लीजिए आप यूएस गए, आप किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, तो वो भारत को जब देखता है तो वो क्या कहता है कि अच्छा मुझे ये 2 बातें भारत की बहुत पसंद आती हैं जिसकी वजह से शायद मैं भारत में निवेश करना चाहूँगा? तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा शॉक एंड ऑ टाइप है कि जो उसी देश में जो आप कह सकते हैं कि काफी गरीब है, $2,500 पर कैपिटा, जो हम यूएस से
का सिर्फ 3-4% हमारा पर कैपिटा इनकम है। तो ऐसे देश से जब आप इन्वेस्टर शॉक एंड ऑ की सिचुएशन में होता है कि हम तकनीकी क्षेत्रों में आईटी ले लो, इवन डिफेंस में अब, और बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी, हालांकि हमारा बहुत बड़ा शेयर नहीं है, लेकिन कई हाईटेक चीज हम बना पा रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा ब्रांड आईआईटी है, वो मीनिंग पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत सॉलिड ब्रांड है। किसी भी टेम्पल और किसी भी रिलीजन, योगा से भी बड़ा ब्रांड हमारा आईआईटी है। तो एक आम आदमी का जो एक रिस्पॉन्स होता है, एक इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स होता है, वो थोड़ा सा शॉक एंड ऑ के साथ है। लेकिन साथ साथ मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि पिछले 25-30 सालों में एक ही देश है एशिया में भी, हालांकि कई सारे देशों ने जीडीपी ग्रोथ तो किया है, लेकिन एक ही देश है जिसने जीडीपी ग्रोथ और को बैलेंस किया है प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में। यानी कि यहाँ की जो एंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनी, जो उनका ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ है। आप अगर हांगकांग के अंदर, चाइना में आज के 20 साल 25 साल पहले इन्वेस्ट करते थे तो आपकी रिटर्न बहुत कम है, क्योंकि वहां की कंपनियों का प्रॉफिट ही ग्रो नहीं हुआ है। तो हिंदुस्तान के अंदर हमारी ग्रोथ उनके बनिस्पत, चाइना के बनिस्पत या कई सारे दूसरे देशों के बनिस्पत शायद रिलेटिवली मॉडरेट रही है, लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। तो ये बात एक इन्वेस्टर को बड़ी पसंद आती है कि यहाँ पे न तो फाइनेंशियल डिप्रेशन है, ना सिर्फ ग्रोथ के मायने में ग्रोथ करना है। यहाँ का जो एंटरप्राइज है, यहाँ का जो कंपनी है, वो प्रॉफिट मोटिव है। टिपिकल वेस्टर्न आप यूएस यूरोप के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो उनको ये समझ में आता है कि नहीं, ये कंपनियां इसलिए चला रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट बनाना है, इसलिए नहीं चलाना है कि समाज सेवा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें जो है वो बड़े लोगों को आश्चर्यजनक, मीनिंग इमर्जिंग मार्केट के अंदर अगर आप कैनवस में कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान को, तो एक रिलेटिवली बड़ी ब्राइट पिक्चर इमर्ज होकर आती है, दोनों टेक के ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिट ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की आपने, और बहुत सही भी है कि जब कोई इन्वेस्टर या कोई कंपनी अगर पैसा लगा रही है तो वो प्रॉफिट देखेगी ही यहाँ पर, और वो भारत में उसको मिल रहा है जाहिर तौर पर, इसलिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सिद्धार्थ सान्याल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। ये बहुत अच्छी तस्वीर हमें दिखाई देती है, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं, जो डेटा हमारे सामने आता है, हम लोग कई बार देखते हैं महंगाई का, जैसे फॉर एग्जाम्पल महंगाई का आंकड़ा, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, भारत में बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, यूएस में, यूके में 40 साल के हाई पर महंगाई दिखाई दे रही है। कितना इम्पैक्ट उसका इस तरह की ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं उस पर पड़ता है, और वो कैसे आम आदमी पर ट्रांसलेट होता है? क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमें ग्रोथ दिखानी है और एक होलसम ग्रोथ दिखानी है तो सबको साथ लेके चलना होगा। अगर मैं महंगाई से ही शुरू करूं, और फिर आपके क्या पॉइंट्स हैं जो आपको लगते हैं कि ये जो ग्रोथ हमारी भारत में हम देख रहे हैं, उनके की कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं? यस, बहुत सही सवाल। मेरा हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा जो अभी जो इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है, खाली हमारे देश में है ऐसा नहीं है, दूसरे सारे कंट्रीज में भी है। ग्लोबली इन्फ्लेशन का काफी प्रेशर है, तो वो प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है। दो एस्पेक्ट से इसका हिट होता है अदरवाइज। एक तो है इन्फ्लेशन, अदरवाइज मतलब एसेंशियल कमोडिटीज में ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तो लोगों का हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होते जाएगा। और हमारे कंट्री में इसका इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे, एज मनीष ऑल्सो वेरी एक्सप्लेन वेरी नाइसली, कि हमारा पॉपुलेशन बेस में भी काफी सारे लोग हैं जो कि कंपैरेटिवली पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अदर डेवलप्ड कंट्रीज से काफी कम है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहे। इन्फ्लेशन ज्यादा होने में उसमें प्रॉब्लम होता है। ये है डिमांड साइड। और सप्लाई साइड में ये हो जाता है क्या, तो जब सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट उसको फाइट करने की कोशिश करता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, तो दैट इज ऑल्सो दैट गोज अगेंस्ट द सप्लाई साइड पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। सो दोनों साइड पे थोड़ा प्रॉब्लम है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट थैंकफुली आज का दिन में हम लोग जो देख रहे हैं, काफी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अक्रॉस द ग्लोब अगेंस्ट द करंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम लोग देख रहे हैं। तो आज का दिन में while there is a lot of concern कि आज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, एंड 2022 जनरली इन्फ्लेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। मेरा हिसाब से 2023 में ये सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के तरफ जाना चाहिए। वन थिंग इज दैट कि तब तक थोड़ा
बहुत मॉनिटरी पॉलिसी का लैग्ड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि 6-8 महीने के बाद से मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग का इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है ऑन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस साइकिल एक्सेट्रा, वो शायद देखने को चालू हो जाएगा फ्रॉम अर्ली 2023. That's a very significant factor. Also, the same kind of अप्रोच हम लोगों का आज देखने को मिल रहा है नॉट ओनली फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो कि वीक कंट्रीज रिलेटिवली इकोनॉमिक स्केल में माना जाता है, उनमें भी ये अप्रोच आज का दिन में प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत हाई है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है. मेरा हिसाब से ये दोनों ये पूरा दुनिया जब इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दे रहा है, 6-8 महीने का टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगा. तो यानी कि ये माना जाए कि जो जी आपका दूसरा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में क्या है. मैं बोलूंगा कि 2-3 चीज अगर देखेंगे तो फर्स्ट एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों का अभी है, एज इंडिया गेट्स मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंफॉर्मेशन फ्लो आज का दिन में इतना स्ट्रांग हो गया है. एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि लास्ट 10-15-20 साल में बहुत स्ट्रांग हुआ है वो है अवेयरनेस. I'll actually talk about 3 A's. One is awareness, second is affordability, third is possibly aspiration. So basically इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स. दूसरा है धीरे धीरे इनकम, पर कैपिटा इनकम एजुकेशन के साथ जैसे बढ़ने लगा तो उसने अफोर्डेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव करवाया है. और उसके साथ ये जो कॉन्फिडेंस आया है नया जनरेशन में कि दैट एस्पिरेशन इज ऑल्सो ड्राइविंग ग्रोथ एंड ग्रोथ पोटेंशियल इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट वे. बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने अपनी बात रखी यहाँ पर सान्याल साहब, और ये 3 A's जो हैं शायद यही हैं जो भारत को ड्राइव भी कर रहे हैं. मनीष जी, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बातें कई समय से हो रही हैं. भारत उस तरफ काम भी कर रहा है. हमने देखा पॉलिसीज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हो रही हैं. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अभी एक आई जो सरकार ने पूरे लॉजिस्टिक्स चेन को सुधारने की तैयारी कर ली है. एप्पल जैसी बड़ी कंपनियाँ वो अब चाइना छोड़ के भारत में प्रोडक्शन करने की बात कर रही हैं. पूरी तरीके से ऑलरेडी हो रहा है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है. और दूसरा पार्ट जो मैं जानना चाहता हूँ वो है स्टार्टअप को लेके कि भारत में एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योरियल जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, जो आपने भी कही. अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या कोई रोड ब्लॉक उन्हें दिखाई देते हैं? क्या उन्हें लगता है कि कोई चैलेंज है जिसकी वजह से ये जिस स्पीड से हमें बढ़ना चाहिए इन फैक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के फील्ड में, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं? इंडिया को जो लोग विजुलाइज करते हैं वो एक एलिफेंट की तरह से विजुलाइज करते हैं. तो मीनिंग जो एक टिपिकल टाइगर या इस तरह की जो दूसरी इकोनॉमीज एशिया के अंदर काफी तेजी से बढ़ी है, खासकर की मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा एक कंसेंसस था और पॉलिटी और बिजनेस के बीच में बहुत अच्छी साठगांठ, जैसे आप माने जापान से लेकर के कोरिया और फिर चाइना तक, मोटा मोटी सभी जगह ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट ने काफी बड़ा रोल प्ले किया वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने का, बहुत बड़ी सब्सिडीज दी. और ये सब चीजें हमारे देश में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, इस तरह से बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा मुश्किल है. आज भी आप देख रहे हैं माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है कि जब एक अपोजिशन हमेशा इनकम्बेंट को या गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करता है अगर एनपीएस को लेकर के, या फिर कुछ कंपनियां अगर बहुत बड़ी हो जाएं तो फिर उसके लिए भी क्रिटिसिज्म होता है कि नहीं आप पॉलिटिकल उसको सपोर्ट दे रहे हैं. तो ये जो एशिया में दूसरी देशों में हुआ वो हमारे देश में नहीं हो पाएगा. उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा जो आप लोगों ने काफी बार दर्शकों को समझाने की कोशिश करी है कि एक पीएलआई का जो मैकेनिज्म है वो अबाव बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से आप मान सकते हैं कि ग्रोथ सब्सिडी के रूप में उसको देख सकते हैं कि ना कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जिसके अंदर हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, या जिन सेक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमारी टैलेंट और उन सेक्टर की अपॉर्चुनिटी को हम ब्रिज करना चाहते हैं, तो वहां पे पीएलआई के थ्रू एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से अगले 10-20-25 सालों के अंदर आप इसको मोमेंटम अगर बिल्ड करें तो फाइनली ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देश के अंदर बन सकता है. लेकिन अगर आप फिर से इसमें भी जूम आउट करें तो हिंदुस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपने बोला, उसका बहुत बड़ा होना और ओरिएंटेशन गवर्नमेंट का उसकी तरफ हमेशा के लिए सेक्युलर रहना मुश्किल है. मेरा बेहतर इंडिया पे ये व्यू होगा कि
सर्विस इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग जो है दोनों काफी तेजी से बढ़े और साथ साथ में ऑफकोर्स लोकल, जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया कि लोकल हम इतने पिछड़े हुए हैं कि लोकल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करके लोग उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेक्युलरली इंप्रूव हो। तो मेरे को लगता है कि कुछ सालों में हमारा मेन पॉइंट ये नहीं कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम दुनिया से बहुत बड़ा हमको एनर्जी जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब एनर्जी के भाव खासकर के क्रूड के बहुत ऊपर चले जाते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है थोड़ा गड़बड़ा जाता है और उसकी वजह से हम थोड़ा अटक से जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने गुड्स सेक्टर को स्ट्रेंथन करें इतना जिससे कि हमारा क्रूड का भाव बढ़ने से हमारी इकोनॉमी जो है फिसले नहीं बार बार। सिर्फ उतना हमको एक गुड्स इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्रूड के काफी ज्यादा भाव होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डिटोरिएट ना हो। उसके अलावा हम अपने देश के अंदर जो कर रहे हैं पिछले 25-30 सालों में वो अगर करते रहे तो 6, 6.5-7% की ग्रोथ जो है सेक्युलरली बनती रहेगी और अगर 50 साल तक अगर ये करेंगे तो हम ऑलरेडी दुनिया के नंबर 2 इकोनॉमी या नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया जो है या फिर जो PLI स्कीम्स है वो सब एक वीव कर रही है इस अपॉर्चुनिटी को कि हमारा जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है और एक जो बहुत बड़ा इंटरनली, क्योंकि हिंदुस्तान दूसरे देशों से, डेवलप देशों से काफी पीछे है, तो उन दोनों को मीट करके और इस देश को यहाँ की इकोनॉमी को अगर सेक्युलरली बढ़ा सके तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू और अलॉन्ग साइड ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल इंडिया और दूसरी चीजें जो हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10-15 सालों के अंदर डेवलप हुई है उस आर्किटेक्चर के थ्रू हम मेरे ख्याल से काफी ग्रो कर पाएंगे। करेक्ट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और यही मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सान्याल साहब, और वो है डिजिटल से रिलेटेड ही कि जिस तरह का डिजिटलाइजेशन हमने देखा हमारे देश में होते हुए पिछले कुछ समय से, उसकी ही प्रशंसा यहाँ पर आखिरकार IMF ने की। उन्होंने दुनिया भर के बड़े लोग मान रहे हैं कि जिस तेज़ी से हमारे देश में ये डिजिटलाइजेशन हुआ है उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुँचा है, एक एक व्यक्ति तक उसका फ़ायदा पहुँचता दिख रहा है, कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा है। कौन से वो 1 या 2 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर भारत को अब और काम करने की ज़रूरत है जिससे हम नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जिसके एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, वो हासिल कर पाएँ, जिससे नए जॉब क्रिएशंस हों, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और बेहतर हो पाए? I think this is a very important point you mentioned, and इसमें भी actually भारत का एक बहुत यूनिक सिचुएशन है। एक तो है डिजिटल पेनिट्रेशन का स्कोप भी बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम भारत एक थोड़ा सा काफी हेट्रोजीनियस कंट्री है। एक भारत का अंदर बहुत तरीका का लोग रहता है, तो खाली डिजिटल में एक कंपनी कुछ कर दिया और लोगों ने सारे के सारे लोगों ने उसको एडप्ट कर पाएंगे, ऐसा शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शॉर्ट रन में। तो इंडिया में डिजिटल में बहुत सारे जगह में जो हम देखे हैं जहां मास स्केल पेनिट्रेशन का जरूरत होता है, थोड़ा सा असिस्टेड डिजिटल मॉडल का काफी इंपॉर्टेंस रहता है बहुत टाइम में, बहुत सारे सेक्टर में। तो मेरा हिसाब से इंडिया के लिए वो मॉडल थोड़ा सा अपनाना चाहिए कि थोड़ा सा असिस्टेड डिजिटल मॉडल का भी थोड़ा स्कोप रखा जाए, सो दैट द रिजल्ट एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द डिजिटल पार्ट्स कैन एक्चुअली बी पेनिट्रेटिंग द सिस्टम अ लॉट फास्टर। मेरा हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है इंडिया में, जो एंटरप्रेन्योर स्किल जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, विद दिस approach of digital penetration or assisted digital penetration can actually reach to a much larger market, which we are already seeing now. ये जो एक चीज है, ये जो बेनिफिट इंडिया के लिए आ सकता था वो आ रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये जो कोविड का सिचुएशन है, जो कि नियर टर्म में काफी ज्यादा रोड ब्लॉक, सेटबैक ये सब किया है, उसका एक मतलब पॉजिटिव साइड ऐसा आया कि डिजिटल का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा आया, वो एक्चुअली पूरा ग्लोबल मार्केट को एक प्लेटफॉर्म में लाके रख दिया। लोकल मार्केट का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होते गया है। तो ये अगर बात आगे भी जाएगा, इंडिया के लिए ग्लोबल मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज बन सकता है। इंडिया का मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए डिजिटल पेनिट्रेशन ग्लोबल कंपनी के साइड से हमेशा था, लेकिन इंडियन कंपनीज के लिए भी ये पीरियड एक्चुअली कॉन्फिडेंस दे सकता है आगे जाके, at least beyond India also will try to capture markets through digital penetration, and मेरा हिसाब से ये चीज आपको अगले 3 से 5 साल में देखने का मौका मिल सकता है।
3 से 5 साल में ये सिचुएशन बेटर हो सकती है और हमें ये बेहतर मौका मिल सकता है। 30 सेकेंड मेरे पास बाकी है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले 10-15 मिनट में जो हमने बात करी उससे एक्चुअली लॉन्ग टर्म पिक्चर बहुत स्ट्रांग है हिंदुस्तान का, लेकिन उसका मतलब क्योंकि हम एक आम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं तो उसको छोटे जो लॉन्ग टर्म से मार्केट्स को ज्वाइन करना एक लॉन्ग टर्म में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगले 3-6 महीने में क्या होगा उसका रिलेशन दूसरे शो में अपन बात करेंगे, वो अलग है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं हिंदुस्तान में, तो मैं विदेशों को भी यही बोलता हूँ, लोकल इन्वेस्टर को भी, तो आप भूल जाइए इक्विटी लेकर के, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्क हैं जो पिछले साल भर से मैं आपके चैनल पर भी बहुत हाईलाइट किया हूँ, तो उसको ध्यान में रख करके आप यहाँ बटन नहीं दबाने का कि नहीं अभी इतना अच्छा है अगर देश तो चलो खरीद लेते हैं बहुत सारी इक्विटी, वो नहीं करना है अभी। ये सिर्फ क्वेश्चन के साथ नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही मनीष जी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसा कि आपने कहा, ये स्टोरी इतनी बड़ी है, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि ये आधे घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता। हम फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ज़रूर आप दोनों को इन्वाइट करेंगे ताकि हम इस चर्चा को अब नेक्स्ट लेवल और आगे ले जा सकें। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम को यहीं समेटना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए, स्वदेश विशेष को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। सेविंग्स अकाउंट में एफडी वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि एसआईपी करते हैं।